नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सबके सामने होंगे, जिसमें अभी 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है। अभी जहां पर एक तरफ वोटिंग के कुछ चरण बाकी हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं सिर्फ फटव्वल अभी से शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि टीएमसी केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देंगी, यानी कि अगर 4 जून को इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की हालत में पहुंचती है तो टीएमसी सरकार में शामिल नहीं होगी, सिर्फ बाहर से समर्थन देगी। उधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं, कांग्रेस सत्ता में आ रही है और इसीलिए ममता लाइन लगा रही हैं। बीजेपी का पलड़ा भारी रहा तो ममता उधर भी जा सकती हैं। ये स्टेटमेंट उन नेताओं के हैं जो एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने का और नरेंद्र मोदी को हराने का दावा करते आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर किया है पलटवार। आइए पहले आपको सुनाते हैं क्या कहना है नेताओं का। জেনে রেখে দিন, ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না। ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। दिन में सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया, ये कभी इनसाइड नहीं होगा। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। एक सवाल करना चाहता हूं, बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है, कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान हैं। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? तो आपने सुना क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार, लेकिन ऐसे में कुछ सवाल हैं और उन्हीं सवालों के साथ दहाड़ की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि दीदी की क्या मजबूरी जो इंडी से दूरी बना ली? क्या दीदी को नतीजों का अनुमान हो चुका है? 4 जून के बाद बीजेपी के साथ क्या टीएमसी जा सकती है? क्योंकि आरोप कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी लगा रहे हैं। क्या नुकसान के डर से इंडी से दूरी ममता बनर्जी इस वक्त बना रही हैं? और इतने विरोधाभासों के साथ मोदी का कैसे मुकाबला करेगा विपक्ष? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित मल्होत्रा टीएमसी के लीडर हैं, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इंतजार कांग्रेस और टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव्स के ज्वाइन करने का करूंगी। लेकिन उससे पहले समीर चौगांवकर सर, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन आपके लिहाज से ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी क्या है और ममता बनर्जी की इस स्ट्रैटेजी का वो जो इंडी अलायंस की एकजुटता है सो कॉल्ड, उस पर क्या इंपैक्ट डालती है सर? देखिए पूर्णिमा जी, आपने कहा अभी कि इंडिया गठबंधन की जो एकता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की एकता चुनाव के पहले थी। न 5 चरणों के जो चुनाव हो चुके 4 चरणों के, उसमें मुझे कहीं इनकी एकता नजर नहीं आ रही है। रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने जो कहा है कि हम 4 जून को हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, तो मुझे लगता है
कि ये दिन में देखने वाले सपने के समान है, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। विपक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बना सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे ये संदेश देना चाहती है प्रधानमंत्री मोदी को कि आने वाले समय में मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मैं पहले भी एनडीए का हिस्सा रही हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का शासन रहा है, ममता बनर्जी को भी लगने लगा है कि अगर बंगाल का मुझे अच्छा विकास करना होगा तो केंद्र के साथ मिलकर चलना होगा। और शायद ये हो सकता है जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी की आंखें खुलेगी और पहले वो एनडीए में रही है तो हो सकता है कि वो वापस एनडीए का हिस्सा बने 4 जून के बाद। लेकिन ये तय है कि विपक्ष सरकार नहीं बनाने जा रहा है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। ये 2 बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। वो बात जो एक अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये भाग गई हैं और ये चली जाएंगी बीजेपी के साथ उधर भी, तो जाहिर है कि इसका जवाब तो धनंजय जी देंगे कि क्या इरादा है इनका अगर दीदी ऐसा सोचती हैं तो। लेकिन टीएमसी के लीडर है सुमित मल्होत्रा, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, क्या हो गया है ममता दीदी को? और ममता दीदी का जो फैसला है उस पर तो अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कह दिया कि इन पर मुझे अब कोई भरोसा नहीं है, ये जा सकती है बीजेपी के साथ भी। मतलब अब टीएमसी अपनी स्ट्रैटेजी भी तय नहीं कर सकती क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी तो इससे पहले पता नहीं कितने बयान दे चुके हैं, इसमें हम लोग ज्यादा उनके बयानों पर तवज्जो देते नहीं है। क्या कांग्रेस अगर ऐसा कुछ कहती तो सोचा जाता, पर हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हम लोग हिस्सा है और रहेंगे, आखिर दम तक रहेंगे। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तोड़ना चाहते हैं ममता दीदी वापस में एनडीए में चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? अगर दीदी को जाना होता कई साल पहले चली गई होती, अब नहीं जाएंगी। लड़ाई लड़ रही जिसके खिलाफ वो एनडीए में चली जाएंगी? आप बताइए। अधीर रंजन जी कैसी कैसी बातें करते हैं, आप खुद बताइए। पर वो ये भूल गए हैं कि दीदी एक मजबूत किला है बंगाल के अंदर और मजबूती से चुनाव लड़ रही है भाजपा को भगाने के लिए। नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया सुमित जी कि अभी तो 4 चरण के चुनाव हुए हैं, अब उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। और अगर मैं शुद्ध खाटी राजनीतिक भाषा में कहूं तो दीदी ने तो खेला कर दिया। अरे खेला, दीदी तो खेला करने में माहिर है ना। अब तो देखिए किसके संग में खेला होगा, किसके साथ खेला होगा, खेला बंगाल में खेला होगा। हम तो खुद जानते हैं, हमें भाजपा को भगाना है, खेला करना है। खेला हो बे, बस इतना आप ध्यान में रखिए, खेला हो बे। भाजपा के संग में खेला हो गया। और अभी मैं एक पत्रकार साहब है हमारे, मैं सुन रहा था अभी, वो ये कह रहे थे कि 4 जून के बाद माननीय मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार में बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, अभी चुनाव पूरे संपन्न हुए नहीं है, आपने वैसे ही कह दिया बनाने जा रहे हैं। अरे जमीन खिसक रही है सर, जमीन खिसक रही है। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जनता बनाएगी। और हमने तय कर लिया है कि अब हम बाहर से समर्थन देंगे। अभी अभी हमने ये तय किया है। अचानक से हमको ये ख्याल आया कि अब हम बाहर से समर्थन देंगे। हर कोई सर समझता है सुमित जी कि इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं, जाहिर है, और इसको बहुत समझाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अजय जी, मुझे लगता है पता नहीं खुश हैं या दुखी हैं। अजय जी, ममता बनर्जी का यह फैसला और कांग्रेस का उन पर इस तरीके से पलटवार करना कि उनको भरोसा नहीं है, आप ये सोचिए कि जनता के लिए ये कितना बड़ा कंफ्यूजन का विषय है कि ये वो एक अलायंस था जो कहता था कि भाई हमसे बड़ी कोई एकता नहीं। मंच की वो मुझे तस्वीरें याद आती हैं जब हाथ में हाथ मिलाए आप लोग खड़े थे। अब अचानक से ममता दीदी ने चौथे फेज के बाद ही ये कह दिया कि हम तो बाहर से समर्थन देंगे। और आपके अधीर रंजन कहते हैं कि इन पर कोई भरोसा नहीं है हमको। तो भरोसा नहीं है ना टीएमसी पर कांग्रेस को? अब देखिए पूर्णिमा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ममता जी ना कहीं बाहर थी, ना है, ना होंगी। ये भाजपा का आईटी सेल का प्रोपोगंडा टीम है कि झूठ बोलो, अब जोर से बोलो, तेज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो और हर रोज बोलो। ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग रोज झूठ बोलते हैं। नए नए प्रोपोगंडा, नया नया पाठ्यक्रम, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अपने गठबंधन पे चर्चा करेंगे नहीं। अरे अपने गठबंधन पे बात करिए, अपनी रणनीति पे बात करिए। हम इंडिया गठबंधन आपके 400 पार जो इनका नारा है उसको 400 हार का नारा साबित कर रहा है। भारत में, देश में 4 चरणों में जब अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 270 जीत चुके, तो फिर क्यों मोहल्ले में लड़कों की तरह घूम रहे हैं आप जनसभाओं में, रोड शो में? आपकी तो सरकार वैसे ही बन गई है। लेकिन चूंकि इन्हें डर है, इसलिए नए नए प्रोपोगंडा, कभी पीओके, कभी पाकिस्तान, कभी ममता जी ने ये कह दिया।
जब ममता दीदी की बेइज्जती जाके करते हैं देश के प्रधानमंत्री, दीदी ओ दीदी, अरे, तो बंगाल के अभी लोग तो- जो थप्पड़ा मारते हैं, सुन अभी लीजिए तो पूरी अजय जी घड़ी बेइज्जती जो है आपके खुद के नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं दीदी का। नहीं, देखिए, अभी अधीर, सबसे देखिए, बड़ी देखिए, घड़ी बेइज्जती तो वो कर रहे हैं ये कहते अब हुए कि उनको दूसरी- भरोसा नहीं। मैं तो सीधे पूर्णिमा जी, नहीं दूसरी अजय जी सुन इसको ऐसे लीजिए। समझिए। अजय जी सुनिए ना, धनंजय जी से मैं जवाब लेती हूँ जो आपने कहा है उसका, पहले मेरे तो सुन लीजिए। लेकिन 1 मिनट का सर ओपनिंग स्टेटमेंट था, इसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी। आपका 1 मिनट का एक्चुअली समय खत्म हो गया, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। लेकिन मैं ये कह रही हूं आप जनता के लिहाज से सोचिए ना, उसको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी आपके साथ है या आपके खिलाफ हैं। वो अपने राज्य में अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए आपको बाहर से समर्थन दे रही हैं, या जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हवा का रुख भाप लिया और वो चली जाएंगी कहीं ना कहीं, वो बीजेपी का दामन थाम लेंगी। मैं अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। धनंजय जी से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, उसके बाद मेरे सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा। धनंजय जी जरा मुझे बताइए, ममता दीदी की ये स्ट्रैटेजी क्या गठबंधन को अनस्टेबल जनता के बीच में करती हुई नजर आ रही है? ये लगता है कि गठबंधन बिखरा बिखरा सा नजर आता है और बीजेपी इसमें अपने लिए माइलेज क्या तलाश रही है? जब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ भी चली जाएंगी तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पूर्णिमा जी, ओछी प्रीत और बालू की भीत का अंजाम यही होता है जो आप देख रही हैं। इंडी गठबंधन से एक एक करके भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। और ये गठबंधन है कैसा? ममता बनर्जी ने 40 सीटें अनाउंस की, कांग्रेस को कहा कि 2 कौड़ी की हो, तुम 2 सीटें दे रही। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नहीं 2 कौड़ी के नहीं है, हम हमारी तो औकात थोड़ी और ज्यादा है। ममता ने कहा कि नहीं यही तो, ममता ने वो सीटें भी नहीं दी। ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता से कांग्रेस का वहां पर कुचला है, कम्युनिस्टों को कुचला है, ममता बनर्जी जो बिना मतलब के अपने पैर में पट्टी भी नहीं बांधती, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। उन्होंने इंडी गठबंधन को बता दिया है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को जाने वाले वोटों को उन्होंने कहा है कि जो देना है हमको दे दो, क्योंकि ममता बनर्जी भी बुरी तरह से हार रही है। और इंडी गठबंधन कहाँ है? कहीं नहीं है। जो हाथों में हाथ दिखाने के लिए साथ खड़े होते हैं वो जीवन में दूसरे के साथ लड़े। और आप दूसरों से बात करें, कांग्रेस के प्रवक्ता ममता बनर्जी के स्टेटमेंट में कुछ बोलने को तैयार नहीं, और अधीर रंजन को धीर ही नहीं है। ममता बनर्जी पर लगातार उनका हमला है और ममता बनर्जी फूटी आंख नहीं देखना चाहती उनको। इतनी विसंगति और विद्रोहताओं के बीच इंडी गठबंधन कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। आपके हिसाब से इंडी गठबंधन कहीं नहीं है और 400 हार की बात अजय जी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की स्थिति ये है, 400 पार नहीं है बल्कि 400 हार है। ठीक है सर, 40 सीट जीते कम से कम। ठीक है सर। नीरज राय जी आपसे समझना चाहूंगी जरा इस बंगाल की राजनीति को। देखिए ये तो बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी है जो मुझको समझ में आती है कि ममता बनर्जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका वोट बैंक कहीं खिसके। और इसकी सीधी सी बात यह है कि जब बीते 2019 के चुनाव हुए तो जो सीटें टीएमसी हारी थी उसमें जो वोट परसेंटेज का मार्जिन था वो बहुत कम था। जाहिर है कि उसको अपने पाले में लाने की कोशिश टीएमसी चाहती है कि वो करे और वो वोट बैंक उनके पास आ जाए। लेकिन बाहर से हम समर्थन अलायंस को देंगे, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ये अलायंस को अनस्टेबल करता है जनता के नजर में? जी बिल्कुल, आप सही सवाल पूछे हैं। और बंगाल की जो वर्तमान राजनीति है, कभी की राजनीति पूर्णिमा जी देश से एकदम डिफर है। आज जो बंगाल में हालात, आपने 19 की चर्चा की, आपने देखा होगा कि 19 में जब कांग्रेस और सीपीएम वॉकओवर दे दी थी, वही इसके वोट बैंक जो थे जाकर बीजेपी पे सेट हो गए थे। और इंडिया गठबंधन शुरू से आप देख रही हैं कि वहां की जो बंगाल कांग्रेस कमेटी है वो एक अलग राग अलाप रही है। और यहाँ से जो पूरे इंडिया गठबंधन का कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को स्वतंत्र छोड़ा गया है। जो 19 में वोट जाकर शिफ्ट हुआ था भाजपा पे सीपीएम और कांग्रेस का, वो वोट खींचने का यह है। और रही बात ममता बनर्जी का ये बोलना कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी, यह चीजें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के चाल में फंस गया, क्योंकि बार बार आवाज उठती थी कि प्रधानमंत्री कहीं ममता बनर्जी की दावेदारी न ठोकें। आज स्थिति यह है कि जो 19 से पहले जो सीट थी तृणमूल कांग्रेस की, वो सीटें 34 सीटें, आप अपने चैनल पे इस चीज को अपडेट कर लीजिए। मैं फिर बैठूंगा 4 तारीख को, कोई कितना भी दे, क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से बंगाल के एक एक विधानसभा तक पूरा अध्ययन किया हुआ हूँ। पूर्णिमा जी उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, राजनीतिक नहीं। और आप देखती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की तरफ से पंजाब को टारगेट किया जाता रहा और बंगाल को। तो
जी वही हाल है कि आज जो स्टैंड लिया है ममता बनर्जी ने, यही बोला जाता रहा कि इंडिया गठबंधन में है या बाहर है। ममता बनर्जी ने देख लिया, भाप लिया कि जो 4 चरण का चुनाव बीत गया, अब जिन चरणों में चुनाव होना है 3 चरणों में, उन चरणों में ममता बनर्जी प्रभावी होंगी। कांग्रेस जब चपेगी तो उसका खींच के वोट बैंक आएगा। नीरज जी कितनी सीटें आप कह रहे हैं, कितनी सीटें अभी आपने बोली? 34 सीट जो पहले 14 के चुनाव में, उससे बड़ा मोदी लहर देश में कभी नहीं होगा। जब 34 सीट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, आपने देखा था पूर्णिमा जी कि 19 की भी लहर 14 से बड़ी नहीं थी। बेशक वहां पे पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया, देश में पहली बार सेना को आपत्ति जतानी पड़ी थी कि हमारे नाम पे वोट न मांगा जाए। यह चुनाव में जो आकर ममता बनर्जी ने बोले, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे, कि ममता बनर्जी ने बहुत बढ़िया प्लान किया है कि इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई जवाब नहीं देना। अब तो वो ये भी कह रही है कि जब अलायंस बन रहा था तो इस अलायंस का नाम ही मैंने दिया था, मतलब मेरी इसमें बड़ी भूमिका रही है, तो मैं इससे अलग। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन समीर सर, क्योंकि मैं तो आंकड़ों पर सीधे सीधे बात करती हूँ, जाहिर है कि अपनी सियासी जमीन को हर कोई मजबूत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कांग्रेस बैठी हुई है, 2014 से लेकर 2019 में बंगाल में कैसे खिसकी कांग्रेस, ये बताने आंकड़ों के जरिए 4 से 2 पर पहुंची। सीपीआईएम की अगर मैं बात करूं तो वो 2 से 0 पर चली गई 2014 से 19 के बीच में, और ये सारा का सारा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। लेकिन एक बीजेपी थी जो 2 से 18 सीटों पर पहुंची, और वो भी 40.6% वोट शेयर के साथ। जाहिर है कि बीजेपी के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन थी 2019 में, और उसी आधार पर वो 2014 में चल रही है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस वक्त, क्योंकि अभी जब शुरू में 18 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है अभी के फेजेस में, वहां पर हमने किसी को प्रचार करते हुए नहीं देखा कांग्रेस की तरफ से। अजय जी भी इसका बाद में जवाब देंगे। ना राहुल गांधी पहुंचे वहां पर प्रचार करने के लिए, ना सोनिया गांधी पहुंची, ना प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची। क्या कांग्रेस इस रणनीति के साथ चल रही है कि बंगाल की लड़ाई को ममता बनर्जी वर्सेस अधीर रंजन चौधरी रख देते हैं और हम सेफर साइड प्ले करते हैं? ऐसा लगता है आपको समीर सर? भाजपा के प्रायोजित प्रवक्ता 2 आ गए क्या? देखिए, राहुल गांधी के कोई बात नहीं, उनको इग्नोर करें। समीर जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ममता, मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ममता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के अंदर बंगाल के अंदर लड़ाई है, कांग्रेस भी जानती है। और राहुल गांधी के प्रचार की अगर बात होगी तो देखिए, राहुल गांधी सिर्फ बंगाल की बात मत कीजिए, आप देखिए बिहार के अंदर क्या राहुल गांधी प्रचार करने गए, पूरा चुनाव उन्होंने वहां पर तेजस्वी के ऊपर छोड़ दिया। राहुल गांधी अपने राजनीतिक किसी को प्रचार करने नहीं जा रहे इस समय, जहां उनको जाना चाहिए था। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कैसी और राहुल गांधी कितनी गंभीरता से देश के चुनाव को ले, जहां प्रधानमंत्री मोदी दिन में 3 प्रचार अभियान कर रहे, रात को संगठनों की बैठक कर रहे, हिंदुस्तान के सभी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे। राहुल गांधी न प्रचार कर रहे, न किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे। मुझे लगता है राहुल गांधी ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। जहां तक बंगाल की बात है कि अभी मेरे मित्र नीरज राय कह रहे थे कि ममता बनर्जी 34 सीटें जीतेगी, मुझे लग रहा है उन्होंने 34 सीटों तो ठीक है, लेकिन वो बीजेपी को उन्होंने टीएमसी कह दिया, वो इतना फर्क कर दिया। वो अगर बीजेपी कह देते तो मुझे लगता है कि वो सही रहता। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने पिछले प्रदर्शन जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो 18 सीटें जीती थी, उससे कम 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ज्यादा जितने जा रही है। और संदेश खाली जैसी घटना हो, भ्रष्टाचार का वहां इतना मामला हो, प्रधानमंत्री मोदी के 10 काम हो, लाभार्थी का वर्ग हो, उसके बाद अगर कोई मुझे लग रहा है ये बहुत दिवा सप्ताह की बात है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिर्फ बंगाल पूरी हो गई हो तो मुझे भी मौका दीजिए। पूर्णिमा जी आ रही हूँ सर, अजय जी आ रही हूँ, एक करके सर। बंगाल क्या किया? यहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में सिर्फ 15 लाख वोट कम मिले थे भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से। इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, और दक्षिण में भी जब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं मिला था। आप जैसे ही कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने नजर आ रही है, तो वैसे ही अजय जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। अब ये मुस्कुराहट किस बात को लेकर है ये तो अजय जी बताएंगे, लेकिन सुमित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे जरा इसमें बताइए, क्योंकि आप ये देखिए। हाँ, आ रही हूँ सर, मुझे बस थोड़ी देर दीजिएगा, जल्दी से इनकी प्रतिक्रिया मैं ले लूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सुमित जी हमको ये समझना पड़ेगा, सुमित जी ये समझना पड़ेगा कि क्या नुकसान का डर वाकई में ममता बनर्जी को सताने लगा है।
और उनको ये लगा कि इट्स हाई टाइम कि भाई अब तो मुझे अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अलायंस में 3 से 4 प्रमुख चेहरों में जो इस अलायंस को फॉर्म करते हुए नजर आए थे, खुद एक ममता बनर्जी थी। आज उनकी नौबत आ गई कि वो कहती है कि अगर बनती है सरकार तो हम बाहर से समर्थन देंगे। ऐसा तो कहीं नहीं इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को हम बाहर से समर्थन देंगे। ये तो भाजपा नहीं कहा आपने, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा। पूर्णिमा जी नहीं, मैं डिबेट फिर खत्म कर देती हूँ सुमित जी, मैं डिबेट फिर खत्म कर देती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने कहा ही नहीं है। तो पूर्णिमा जी विचित्र बात करते हैं सर। खत्म मत करिए। 4 तारीख के बाद कई गोदी मीडिया चैनल है वो बंद हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद गोदी चैनल आप आएंगे ताला लगाने सुमित जी बंगाल से? नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो कहाँ जाएंगे फिर? संदेश खाली जाएंगे आप? संदेश खाली में ताला लटकाने जाएंगे क्या? कहाँ ताला लगाइएगा बताइए जरा। वहाँ पे संदेश खाली में तो इन लोगों ने ड्रामा करा था। सुमित जी पता है दिक्कत क्या है? सुमित जी मैं एक बात बताऊं आपको, सुमित जी मैं आपको एक बात बताऊं, दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यह है कि आप सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं रहते। आपको गोदी मीडिया पर, आपको ईवीएम पर, आपको दुनिया भर की जगह जाना है, और आप यहाँ तक पहुंच गए कि आपने कहा कि तो ममता बनर्जी ने कहा ही नहीं। फिर सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं क्या? सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं, आप चाहते हैं मैं आप पर कटाक्ष करूं? सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं क्या? लीडर बनकर चैनलों पर टीएमसी का पक्ष रखने के बावजूद आपको अपना प्रवक्ता तो टीएमसी बना नहीं रही है, फिर आप कहते हैं ये नहीं हो। बेवजह सर इधर उधर मत जाइए, सवाल का जवाब रखिए, सवाल का जवाब सिर्फ। बिल्कुल मैं आप ही के जवाब दूंगा, बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से केवल संदेश खाली को लेकर के सारे चैनल्स ने, अधिकतर सारे चैनल ने चलाया, क्या आप मणिपुर को लेकर के इतनी गंभीरता से बातें हुई? नहीं हुई। आज भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं हुआ। आप भी एक महिला है, आपको दर्द हुआ होगा। आप मेरे साथ सारी चर्चाओं में बैठे हैं सुमित जी, आप कह नहीं सकते कि इस पर चर्चा नहीं हुई। ठीक है, आप सारी चर्चाओं में टीएमसी को आपने रिप्रेजेंट किया। धनंजय जी क्या कह रहे हैं? धनंजय जी क्या कह रहे हैं बताइए। पूर्णिमा जी, अगर ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सोशल मीडिया में सारे चैनल पे चल रहा है। हाँ। अगर कोई आदमी छद्म रूपधारी आके कहते हैं कि दिया ही नहीं है, हाँ। तो ऐसे फिर मतलब अपन के मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने उतने इसीलिए गिरे तो हुए शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता, उतने गिरे हुए शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता। उतनी बार आप कह रहे हैं मीडिया की और सोशल मीडिया की, हमारे गठबंधन में आप इंडिया गठबंधन में भाग रहे हैं। अरे भाई आपको कुछ है, आप अपने घर में जाइए। सुमित जी मैं आपके समय नहीं, आप अपने समय में बोल लीजिएगा, आपको समय मिलता है बोलने का। जरूरी नहीं कि दूसरे के बिल में बीच कर अपने चरित्र का परिचय दें, आप अपने समय बोलिए। नहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे ना, जागने का। अरे भाई गलत सही का फैसला इस देश की जनता करेगी। आपके यहाँ जो आप हम लोग बोल रहे हैं, जो आप हम बोल रहे हैं, अब आपके सब बेहुदा आदमी से क्या बात किया जाए? जब ममता बनर्जी के स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि नहीं बोलिए, तो आपके सब बेहुदे से क्या बात किया लगे? जब ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को आपकी नेता है, आप उनके सोच बैठ के बैठे हुए हैं, आप उनके चमच और आपको नेता का बताइए। अच्छा सुमित जी प्लीज रुकेंगे जरा, सुमित जी रुकेंगे, सुमित जी रुकेंगे। अजय जी आ रही हूँ आपके पास, अजय जी एक मिनट करके सर प्लीज। अजय जी इतना रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हैं सर, आप लोग बहुत सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग बहुत सीनियर लीडर्स हैं सर, एक एक करके सुनिए। मैडम ये किस तरह की संसदीय भाषा आपके चैनल पे इस्तेमाल करता है कोई, ये बहुत ही बुरा लगता है। अजय जी मैं समझ रही हूँ आपको बुरा लग रहा है, रुक जाइए जरा, बोलिए धनंजय जी। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी विद ड्यू रिगार्ड, हाँ। सबको पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ का, ममता बनर्जी ने कहा कि दो सीट के लायक है कांग्रेस, ममता बनर्जी ने कहा था। और फिर नहीं, आप संसदीय भाषा, आपके ब्लड में प्रज्वल रेवन्ना का ब्लड है क्या? आपके ब्लड में आशाराम बाबू के चरण चुंबक करते हैं क्या? नहीं, वो रमन कुमार का है, वो रमन सपोर्ट करते हैं क्या? वो रमन कुमार जो कर्नाटका का कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा का, जिस घटिया आदमी ने कहा था कि नहीं क्या आशाराम बाबू के शिष्य है क्या? कुलदीप सेंगर को चरण चूमते हैं क्या? आशाराम बाबू के शिष्य है क्या? प्रज्वल रेवन्ना की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप चलते हैं और यहाँ बैठ के जान बांटते हैं। आपके तो संस्कारों में ये बना हुआ है,
धनंजय जी, ये देश ये नाथू का देश नहीं है, अजय गांधी का वर्मा देश जी, है। धनंजय गिरी जी, गांधी मेरी का बात सुनिए यहाँ सर, गोली एक मार के मिनट। व्रत इस तरीके से कोई चर्चा आंदोलन नहीं हो करते पाएगी हैं। अजय जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं सीधे सीधे टॉपिक पर रहना चाह रही हूँ सर, इधर उधर जाने का कोई पूर्णिमा फायदा जी, नहीं एक है, बात क्योंकि बताइए, मैं आपको पूर्णिमा वापस जी। ले आऊंगी। तो भाषा जिन से भी लोगों तो ने सुधार ठीक है, अजय जी, प्लीज रुकिए सर, अजय जी, लोग ने अजय धीरे जी, से नकार रहे हैं, फिर जो मुझे लोग जिक्र धीरे से करना नकार रहे हैं। एक अगर सेकंड पूर्णिमा रुकिए जी, प्लीज पूर्णिमा सर, जी, प्लीज पूर्णिमा बोलिए, जी, धनंजय पूर्णिमा जी जी। बोलिए, धनंजय जी तो बोलिए। एक पूर्णिमा स्पीच जी, के लिए अगर सुप्रीम आप कोर्ट के ममता ऑर्डर है कि बनर्जी, मुकदमा दर्ज होगा आप- या मत बुलाइए पूर्णिमा आप जी, ऐसी डिबेट में। एक पूर्णिमा जी, स्पीच ये भाषा अगर- पता नहीं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अच्छा दो एक कौड़ी मिनट के धनंजय जी, अच्छा कभी आप बोलते रुकिए हैं- जरा, धनंजय जी नहीं, जरा आप पूर्णिमा जी, रुकिएगा एक सेकंड, नहीं पूर्णिमा जी, नहीं बस एक सेकंड आप एक रुकिएगा सेकंड। सर, एक सेकंड आप रुकिएगा। अजय जी, फिर मुझे अभी राधिका खेरा के उस आरोप का जिक्र करना होगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि जब टीवी चैनल्स पर डिबेट में बैठा करो तो इधर उधर की बात किया करो, डिबेट को डिरेल किया करो और मुद्दे पर चर्चा मत किया करो। फिर मुझे उसका जिक्र करना पड़ेगा सर। पूर्णिमा मैं जी, ये सब बहुत भाजपा के ससम्मान, IT अजय सेल ने जी, ज्वाइन अजय कराने जी, के मैं बाद बहुत उनको ज्ञान ससम्मान दिया है। कह रही हूँ, इससे समय जाया होता है अननेसेसरी। आपके पास आपकी बारी में बोलने का समय रहेगा ना सर, मैं तो ये मैं कह मना रहा हूं, थोड़ी कर धनंजय रही हूँ, गिरी तो तो बहुत जरा पढ़े रुकिए, लिखे आदमी ठीक है, हैं, आपका अच्छे ऑब्जेक्शन आदमी हैं। टेकन है ना, हो गया ये अजय जी, अच्छा रुकिए पक्ष प्लीज। अब रखते हैं, अच्छा धनंजय पक्ष जी रखते अपनी हैं। बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा था, जो लोग भी देश की जनता का समय ले रहे हैं, देश की जनता प्रबुद्ध जनता देख रही है, जिस नेता के विषय पर चर्चा हो रही है उसके बयान को सुनकर तो आया करें। जब साफ साफ ममता बनर्जी ने आज स्टेटमेंट दिया है, पब्लिक मीटिंग में ये बात कही है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये मान लिया है कि इंडी खंड जो गठबंधन है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्टर है, जो सनातन संस्कृति पर हमला करने वाली गैंग है, उन सबों का सफाया होते जा रहा है और चुनाव में लगातार हार की हाहाकार, हाशिए के हदभाग से ममता बनर्जी भी परेशान है और उन्होंने ये मान लिया है कि इंडी गठबंधन की हालत खराब मैं है। बोलूं पूर्णिमा और तो जी, कम से आपको कम मुझे उसको टाइम ही सुनकर नहीं जाया मिलेगा। करें। इसके बाद आपके पास आऊंगी अजय जी, दूसरी बात, हिंदुस्तान का नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? सुमित जी, हिंदुस्तान का नाम सुमित जी, अब अलग से आपको नहीं इंडी, बताना इंडी, होगा इंडी। ना मुझे सर, मैंने एक बात सबके लिए बोली है ना सर, प्लीज बोलिए। धनंजय जी जल्दी खत्म करेंगे अपनी बात प्लीज। मैं वही कह रहा हूं कि जब इतना विसंगतियों और विद्रुपताओं के बीच जब को पता है, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि ऑल टाइम लो, इतनी खराब स्थिति में कांग्रेस कहीं नहीं रही। और देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों का अलायंस है देश भर में, और वायनाड में राहुल गांधी का एडी राजा बजा रही है बाजा, ठीक है सर, वहां उन्होंने बाजा बजा के राहुल ठीक गांधी है। को वहां से विदा कर दिया। ठीक है। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लड़ाई लड़ रही है, बेटी ठीक है, चलिए, ये तो धनंजय जी देखिए 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों पर आ रहा है, ये तो उसी लेकिन दिन मैं की लास्ट बात बात कहूंगा पूर्णिमा ठीक जी, है, अजय जी, लास्ट बात जल्दी जिस से विषय सर, पर प्लीज 10 चर्चा सेकंड हो, में। हाँ, जिस विषय पर चर्चा हो उस पर फोकस रहे। हाँ। और ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा है, तो कम से कम लोग सुन के आया करें प्लीज। ठीक। कि समीर चौहानकर साहब हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, लेकिन पूरे देश में एक चर्चा है कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने कलम गिरमी रख दी है सरकार के पास। अब कब तक रखी है? 24 में हमारी सरकार बनेगी तो वापस आ जाएगी कलम। 1 नंबर, धनंजय जी अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन वो असंसदीय भाषा, पता नहीं कौन सी भाषा में आ जाते हैं, ज्ञान से हट के थोड़ा सा चले जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं मैडम जी, आपको, पूर्णिमा जी, ये चैनल जो है 3+1 का है, 3+1+1+1 मित्र मीडिया के साथ। इससे क्या होता है कि 3 हावी हो जाते हैं, एक की विचारधारा एक रह जाती है। हम ये चाहते हैं कि जब देश में पहलवान लड़ते हैं तो एक की लड़ाई हो, एक के साथ 3 को लड़ा देंगे, चलिए 3 भी दें, कोई बात नहीं है, योग्यता में दम होगा वो तीनों को भी जीत लेंगे। करिए ना सर, मैं विंडो बनवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमारी विचारधारा तो 2-3, हमारी विचारधारा 3 के बराबर है। नीरज जी, आ रही हूँ नीरज जी। अब हमारी विचारधारा 3 के बराबर है। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सुनने दीजिए धनंजय जी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। धनंजय जी प्लीज। देखिए, 400 सीटें जो इनका नारा था वो हार का आ गया है। 4 चरणों के चुनावों ने साबित कर दिया है। सर, बीजेपी हारेगी तो हारेगी, आप कह रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या हाल है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सीपीएम और जो कांग्रेस है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, इसका जवाब तो कोई कांग्रेस देगी ना, अगर ममता बनर्जी ये बयान देती हैं सर तो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल जो ममता बनर्जी का बयान है या जो दीदी का बयान है, हाँ। जैसे अभी एक वीडियो राहुल जी का फेक वीडियो बीजेपी के IT सेल ने घुमा रखा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और
जीत जाएंगे। आप और ये कह रहे हैं फेक कि ये वीडियो की फेक, फैक्ट्री उन्होंने है। कहा ही नहीं, आप भी कह रहे हैं, क्या बात है अजय जी? नहीं, ये फेक व्यक्ति की फैक्ट्री, वो हमने बता दिया कि असली वीडियो चल रहा है, तो ऐसे ही ममता दीदी का फेक वीडियो चला देंगे चलिए, और मुझे शाम लगता है को कि माफी सुमित मांग जी ने लेंगे। और आपने फोन पर ब्रेक में जब मैं हेडलाइन पढ़ रही थी तो बात कर ली कि चलिए फेक वो पर रहते हैं हम, फेक पर रहते वीडियो हैं भी हम। जनता डोमेन में सुनिए, ऐसे ही फैला अजय जी, था, मैं क्या कह रही हूँ, राहुल मैं ये गांधी कह रही वाला, हूँ सर, और अब मैं ये उसके कह खिलाफ रही हूँ मुकदमा कि ये दर्ज कराने बताइए ना हम कि लोग जा रहे कांग्रेस हैं। इसको कैसे देखती है अगर चौथे चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी कह रही है मैं बाहर से समर्थन दूंगी? नहीं, वो नहीं कह रही, हम साथ हैं, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। आप क्या निश्चित रणनीति है रहिए, बताइए? परेशान ना हो। बाहर से नहीं, समर्थन देने पर क्या आपको सफलता मिल रही है, बताइए जरा ये मुझे। हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम कैसे लड़ेंगे ये हाँ। हमने तय कर रखा है। आप भाजपा से पूछिए कि वो सफाया होकर जा रहे हैं तो कैसे करेंगे अपने लोगों को। अच्छा बताइए भाई, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। मैं धनंजय जी आपसे जवाब लूं, मुझे जरा 2 सेकंड दीजिएगा। नीरज जी बहुत देर से कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जरा उनसे मैं सुन लूं। नीरज जी बताएं। बैठा हूँ तो कुछ बोलने के लिए ही बैठा हूँ। जी बोलिए सर। आपने बैठाया है तो आदि अंत के लिए तो बैठाया बिल्कुल, नहीं। ससम्मान बैठाया है सर, कहिए। हाँ। जी समित जी ही बात कर रहे थे बंगाल पे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में आएगी, तो मैं भी कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा। बताएं। समित जी 2019 के जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी कितना वहां पे आरोप लगाई थी बंगाल के सरकार पे, आपने देखा था, हत्याओं से लेके आगजनी से लेके बलात्कार तक था। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद एक भी जांच रिपोर्ट आई नहीं और ममता सरकार पे कुछ आंच नहीं आया। 21 का चुनाव भी आपने देखा कि यहाँ पर हिंदुओं का पलायन भी दिखाया गया। हेमंत बिश्व शर्मा जाके आसाम में अगवानी भी कर रहे थे। आपने पश्चिम की चर्चा किया है, वहां दक्षिण की चर्चा किया है, तो मैं आपको बता दूं दक्षिण में बेशक ये 2 से 3 सीटें तमिलनाडु में आ रहे हैं, डबल डिजिट पे इनके वोट परसेंटेज जा रहे हैं अन्ना मलाई की वजह से, जो द्रविडियन को भी ओबीसी के रूप में बता के चल रहे हैं। ये आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 से 34 सीट भाजपा गड़बड़ा रही है, 12 से 15 जा रही है, नीचे सीट जा रही है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, पूर्णिमा जी की 34 सीट रहेगी। हाँ भाई, ये लास्ट बात जो बोलना चाहूंगा, 10 साल की सरकार है। 2014 में जब सत्ता में आए थे तो हम सभी युवाओं ने वोट दिया था मोदी जी को। 10 साल एक न बोलने वाला प्रधानमंत्री आया, समझे कि देश का भविष्य बदल देगा, और 19 में हालात आपने देखा कि संभावनात्मक चल रहा था। लेकिन देश में हमारे 10 साल और इससे ज्यादा मोदी जी को लेके 4 ही लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अब तुलनात्मक चलेगा। अगर प्रधानमंत्री जी 10 साल काम किए होते तो पहले चरण के बाद ही इनके मुद्दे नहीं बदल जाते। और जो 10 साल प्रधानमंत्री जी आकर अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते थे, तीसरे चरण के बाद आपने देखा कि अंबानी को काला धन का भी बात कर दिया। यह पूरा का पूरा जो है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, यहाँ पे हमारे भाजपा के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, धनंजय भाई भी बैठे हैं और अजय भाई भी बैठे हैं। हम लोग पूर्व से एक दूसरे के साथ डिबेट किए हैं। मैं विगत 1.5 साल से बोल रहा हूँ पूर्णिमा जी कि आने वाला 2024 चुनाव मोदी जी वर्सेस जनता के बीच में होने जा रहा है। अगर दोनों लोगों को याद होगा तो मेरी बातों को ये लोग वोट करेंगे। अब आइए, अब यहाँ पर जो चीजें चल रही है, 3-4 चरण बीता, 163 सीटों पे चुनाव होना है। ठीक है। 163 सीटों पे ममता बनर्जी का ये प्लान इसलिए रहा कि अब विपक्ष आवाज मजबूत कर लेगा, सत्ता पक्ष पूछेगा नहीं कि ममता बनर्जी जो 16 में, 19 में और 21 में, पूर्णिमा जी फैक्ट यही है, जो वोट परसेंटेज क्रमशः वॉक ओवर देने की वजह से सीपीएम और कांग्रेस का सटा था, आज वो फिर आ गया। उनके जगह पर भाजपा आ जाएगी 4 से 6 सीटों पे। इसको भी आप रख लीजिए, 1-2 ऊपर नीचे रहेगा। जो एकदम एक्चुअल डाटा ये है, राजनीतिक बात में बोल नहीं रहा हूँ इस पे। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि 18 सीटों से गिरकर 4 से 6 सीटों पर आ जाएगी। भाई ये बताइए, जिसका वोट है, जिसका वोट है, आ रही हूँ धनंजय, जिसका वोट है, अगर कांग्रेस और सीपीएम का वोट है, कांग्रेस कहाँ से चली जाएगी सर? 2 सीट से कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस मैं बता रहा हूँ कहाँ जाएगी। 32 सीटों पे टीएमसी से कहीं लड़ाई ही नहीं है भाजपा की। अच्छा, 10 सीटों पे लड़ाई है, जिसमें से 4 से 5 सीटें कांग्रेस के पास आएगी, सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यह भी सुन लीजिए इस पर, क्योंकि वहां की जमीनी हकीकत में बहुत बढ़िया से जानता हूँ। 50 महीना मैंने वहाँ गाँवों में और शहरों में बड़ी अच्छी बात है नीरज जी कि आप इतना इंटैक्ट नंबर ऑफ सीट्स के साथ बता रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और धनंजय जी इससे अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं। हालांकि आपने अजय जी के लिए तो प्लस बात कही है। 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड सर। धनंजय भाई 10 सेकंड। एक और मामला जो
जी 2019 में एक और मामला बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला था। भाटपाड़ा बैरकपुर के जो विधायक थे अर्जुन सिंह टीएमसी छोड़ के भाजपा में आए थे और कांकी नारा से लेके भाटपाड़ा पूरा बैरकपुर ही बमबाजी से सराबोर रहा है। आपने देखा था कि हत्याओं का दौर चला, उसका भी एक असर पड़ा था क्योंकि अर्जुन सिंह ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे। इस बार उनको टिकट, फिर दोबारा टीएमसी में गए लेकिन टीएमसी ने उनको टिकट नहीं दिया। कुछ अंदरूनी मामला था, तो ऐन वक्त पे जाके फिर भाजपा का दामन पकड़ के आ गए, लेकिन वो शांत हैं और उससे कोई असर नहीं पड़ना। इस बार एक बार काट की हाड़ी चढ़ गई। ठीक है, अब आगे जो चीजें। ठीक है। धनंजय जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय जी जल्दी से दीजिएगा, फिर सुमित जी आपके पास आऊंगे। नहीं सुमित जी, मैं पूर्णिमा जी थोड़ा आराम से बता रहा। हाँ, बता। हमारे अजय भाई कह रहे थे कि हम लोगों को ज्यादा बुलाया करें। हाँ। भाई आपकी संख्या बल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बुलाते हैं। एक तो आप कांग्रेस से आए हैं, सुमित जी टीएमसी से आए हैं और नीरज राय पूर्व टीएमसी प्रवक्ता है और वर्तमान में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे। ठीक है, इससे मेरी बात से डिसएग्री करें तो ऑन चैनल का कैमरा। हाँ, ठीक है। पूर्व टीएमसी प्रवक्ता है और आज राजनीतिक विश्लेषक। तो आप तीन लोग हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, दूसरा पूर्णिमा जी एंकर है, कम से कम जज को तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके नंबर के हिसाब से मैंने आपके साथ ज्यादती कर दी, आपको एक बिठा दिया। नहीं पूर्णिमा जी, मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं, उससे भी कोई शिकायत नहीं। जनता पार्टी जी है तो दूसरी बात, समीर जी है तो अच्छा ठीक है, चलिए 2 हो गए तो आप इधर 3 हो गए ना सर, 3:2 का रेशियो हो गया। आप बताइए। बोलिए धनंजय जी बोलिए। मजरूर सुल्तानपुरी ने नेहरू को कहा था हिटलर का चेला, बदले में 1 साल जेल रहे थे। और आज स्थिति ये है कि आप किसी पत्रकार को, किसी चैनल के एंकर को आप जो मन करे आरोप लगा दीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री को जो मन करे आरोप लगा दीजिए और उसके बाद कहिए कि देश में डिक्टेटरशिप। ये ऐसा डेमोक्रेसी एंजॉय करने का और ऐसा डेमोक्रेसी में इरिस्पॉन्सिबल विपक्ष इतिहास ने कभी देखा नहीं होगा। इतना गैर जिम्मेदाराना बात करने वाला विपक्ष और इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने वाला विपक्ष। भाई जनता आपको वोट दे, हम सम्मान करेंगे। जनता आपको वोट दे तो आप माला पहन ले, और जब आपको वोट नहीं दे आपका ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, सब खराब है, देश की जनता भी खराब है आपके। ठीक है, लेकिन हम जो कह रहे हैं पूर्णिमा जी, हम इस देश की आप कितने जीना चाहते हैं? 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी सिर्फ व्यक्ति नहीं, भारत में सशक्त, समर्थ, सवर्ण, ये समझना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी बोलिए जल्द। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन नीत निरंतर जो ऊंचाइयां छू रहा, सूर्य की तरह ऊर्जा के पुंज, हरनी कालों का स्तंभ, नवाचार के नौ विहार, सदाचार के मान, राजनीतिक भारत का विमान, आदरणीय नरेंद्र मोदी के सम्मान में पूरा देश अगर खड़ा ठीक है सर, ये तो चलिए बीजेपी के अपने दावे हैं ना कि सारी जनता साथ में है, लेकिन आज तो मैं चर्चा इस पर कर रही हूँ ना कि ममता दीदी बाहर ही क्यों हो गई अलायंस में। मैं तो आज बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको ये मानने को भी तैयार नहीं कि ऐसा उन्होंने कुछ कह दिया है। पूर्णिमा जी, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं। जब दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, तो हमारा उसे क्या लेना देना। ठीक है, और आप ये सवाल करेंगे, एक निष्पक्ष पत्रकार पर सवाल करेंगे। कोई बात नहीं सर, वो जो पत्रकार पर लांछन लगाने वाली जो आदत बनी हुई है विक्टिम प्लेइंग की 2014 के बाद से अब हमको आदत हो चुकी है, तो हम उसको इग्नोरेंस इज अ ब्लिस वाली जो अंग्रेजी में कहावत है ना, उसको लेकर चलते हैं। वैसे तो इसीलिए उससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुमित जी को मुझे पहले डिबेट में लाने दीजिए। उनकी बात बहुत देर से अधूरी है सर, उनकी बात बहुत देर से अधूरी है। पहले सुमित जी को शेर सुन लीजिए, फिर वो कह देंगे कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। उल्टा बोल दिया सर आपने, उल्टा बोल दिया। शेर आगे पीछे हो गया सर, गूगल कर लीजिए, क्योंकि मुझे सही शेर पता है, फिर मैं पढ़ दूंगी उसको। गूगल कर लीजिए सर, गलत है। सुमित जी जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास आती हूँ। सुमित जी अगर अधीर रंजन, देखिए मैं ये जानती हूँ कि क्यों बंगाल में खेल बिगड़ा, मुझे ये पता है कि वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत थी। 7 सीटें आप लोग तैयार कांग्रेस को देने के लिए। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया ममता की भीख नहीं चाहिए हमको, ये उन्होंने क्लियर कहा था और इसीलिए वहां पर आपकी बात नहीं बनी। अब फिर आप अलायंस के साथ साथ नजर आ रहे थे। चौथे चरण के बाद आपने कह दिया कि बाहर से हम समर्थन देंगे। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूं ना कि इसमें आपकी जो भी साठगांठ कांग्रेस के साथ हुई हो, लेकिन आपने एक चेहरा तो खड़ा कर दिया ना अधीर रंजन चौधरी का और वर्सेस बना दिया ममता दीदी के उनको,
तभी इसीलिए कोई वहां पर रैली करने नहीं गया आपकी तरफ से, आप इनकी कांग्रेस की तरफ से वहां पर कोई नहीं पहुंचा रैली करने के लिए। आपके 18 सीटों पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। पूर्णिमा जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे ममता दीदी ने देखिए 2 सीट दे रही थी, 2 से 4 भी कर देती। वैसा नहीं है कि ममता दीदी ने मना करा था कि हम दो पे ही बात होगी। 4 सीटों तक का इनका हुआ था कि हम कांग्रेस को 4 सीटें दे देंगे। पर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी ने उनकी भाषा शैली के ऊपर जो जिस तरीके से उन्होंने बोलना चालू करा, कहीं ना कहीं दीदी को लगा कि हम 2 दे दे, 4 दे दें। आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते चले जा रहे हैं हम, और जो 4 सीटें हम देंगे ये मुकाबला कर नहीं पाएंगे भाजपा से, हम ही को लड़ना है, हम ही को बाहर करना है। जैसे हमारे नीरज राय जी ने, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो अभी बात रखी कि 34 सीटें जीतने जा रही है। धनंजय जी पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, सब लोग सुनेंगे बात सम्मान के साथ में। देखिए हमारे नीरज राय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है, 34 सीटें जीतने जा रही है टीएमसी। पर देखिए 14 में जो भाषा शैली थी, जो 19 में भाषा शैली थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो इस बार बिल्कुल अलग दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका सम्मान की बात करते थे, अब बताइए देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? इनके दिमाग में बताइए क्या हो गया? हमें तो इनका इलाज भी अगर जनता इलाज ही करेगी, 4 तारीख को इलाज कर देगी, फिर कम से कम ठंडे अवस्था में जाकर के, जैसे पहाड़ों में जाकर के, मौन अवस्था में जाकर के दिखाना चाहिए क्या हुआ है इन्हें। आज जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, वो आ जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये कौन सी भाषा चली होती है? पूर्णिमा जी आप बताइए, आज तक किसी के मंगलसूत्र किसी ने छीने हैं क्या? फिर तो अगर सुमित जी मुद्दों की बात हो तो मुद्दे और बयानवीर तो ऐसे हर जगह है ना। पाकिस्तान प्रेम किसका टपकता है, आप मुझे ये बताइए। एटम बम का नाम दिखाकर जनता को कौन डराने की कोशिश करता है, ये बताइए। कर्नाटक में ओबीसी के कोटे से 4% आरक्षण मुसलमानों को देने का फैसला चुनावों के बीच में कौन करता है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फिर अगर देखना है तो सबको बराबर के तरीके से देखिए ना, आप चुनने पे आ जाए। अब आप ये, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपसे सर, मैं ये कह रही हूँ आपसे, मुझे ममता बनर्जी को लेकर क्लियर करिए ना। आप वो मुझे नहीं समझा पा रहे हैं अभी तक। आप अभी तक मुझे वो 40 मिनट हो गए सर, अभी तक आप वो मुझे नहीं समझा पाए हैं। समझाना क्या, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इंडिया गठबंधन में दीदी रहेगी। दीदी ने पहले भी कहा था मैं उसका नेतृत्व करूंगी, 4 तारीख के बाद उसका नेतृत्व कैसे करेंगी? मुझे ये बताइए, बाहर से समर्थन देते हुए नेतृत्व कैसे करेंगी? आ रही हूँ धनंजय जी, कैसे करेंगी? बाहर से समर्थन देते हुए नेतृत्व कैसे करेंगी बताइए? पूर्णिमा जी, ये हम लोग अपना डिसाइड करना है। अरे सर कैसे होता है बाहर से नेतृत्व, मुझे ये बताइए ना, मैं समझना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी देखिए, पूर्णिमा जी बिल्कुल देखिए, दीदी ने जो कहा है कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, अब कांग्रेस को देखना है कि दीदी का समर्थन वो किस तरीके से लेते हैं, अंदर से लेंगे या बाहर से। दीदी ने अपना पक्ष रखा है ना, अब ये 4 तारीख के बाद डिसाइड हो जाएगा हम लोग को क्या करना है आगे। ठीक है, ठीक है, धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद समीर सर आपके पास आती हूँ मैं, और साथ ही नीरज जी के पास। कहा था आपने, मेरे लिए कहा था कि अच्छा धनंजय जी प्लीज। अजय जी उससे पहले आप ही के पास तो आई थी, फिर सुमित जी के पास गई थी। नहीं, मेरे पास आई नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें भी मत लड़िए सर, कोई चुनावी जंग नहीं है ये, कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय जी आपकी इजाजत के साथ पहले अजय जी की प्रतिक्रिया लेने दीजिए, बोलिए अजय जी। मैंने एक शेर के साथ शुरू करा था, एक शेर और कह के फिर 30 सेकंड में बात जी बोलिए कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। ठीक है। चौंगर साहब अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जनता के बीच चैनलों पे आ रहे, देश के राजा शहंशाह 2 साल बाद अपने 7 स्टार होटल में, जर्मन का शासक जो था वो हिटलर, वो अपनी वोल्फडेन नामक घर में भी ऐसे ही 7 स्टार में प्रोग्राम करता था, केवल पत्रकारों को बुलाकर दावत और उनके वो। ये जनता के लिए नहीं है, समर्थन के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आज तक, ये केवल जो चैनल इनकी बात रख रहे हैं, और हमारे टैक्स का पैसा जो 1500 करोड़ रुपया 15,000 करोड़ रुपए चैनलों पे ऐड के रूप में, सबके रूप में दिया गया है, खर्च करा गया है। आपकी सरकार नहीं बना रहे हैं ना गिरा रहे हैं। आप न्यूज चैनल्स का रोना गाना छोड़िए ना, अपनी पार्टी की बात करिए। पार्टी की बात करते नहीं है सर, पार्टी की बात क्यों नहीं करते? मेरे पास फिर इसी में समय चला जाता है ना सर। पहले आप भूमिका बनाते हैं, गोल 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 गोल, सवाल का जवाब नहीं देते। बात कर रहा हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे, वो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ ना, कल भी मैंने डिबेट में कहा था कि राहुल गांधी बताए दे रहे इंटरव्यू, मैं यूनिट के साथ स्वयं वहां पर प्रकट होती हूँ, बताइए
देंगे क्या? रोज दे रहे हैं इंटरव्यू, देंगे रोज क्या? देते हैं राहुल बताइए। गांधी, तो रोज दे रहे हैं, रोज अरे रोज कोई भी किसको- चले जाइए, आप अच्छा, चले आइए, ठीक मैं है। दिलवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, मेरे को रायबरेली पता आ है। जाइए, मैं दिलवा दूंगा आपकी रायबरेली। यात्रा के दौरान भी कैसे वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो भी मुझे पता है, और राहुल गांधी जो- कितने इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी मुझे पता है। मेरे पास जो समय नहीं है। IT सेल द्वारा धनंजय भेजे जी, गए धनंजय जी पत्रकार आखिर के थे। 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे जो 30 IT सेल सेकंड द्वारा समीर जी भेजे और गए नीरज जी को भी पत्रकार थे, देने उनको नहीं हैं। देते जल्दी हम से लोग। धनंजय जी प्लीज, और डिरेल फिर नहीं होंगे उनका अजय वीडियो जी। को फेक वीडियो बना देंगे, एडिट बोलिए कर देंगे धनंजय उस जी, वीडियो को। धनंजय जी बोलिए। पूर्णिमा जी, चंद बातें करना और मुतमईन होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जी। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस के डूबने की कहानी यह है कि कांग्रेस का किरदार बहुत हल्का रहा और बहुत हल्के तरीके से कांग्रेस करप्शन का पर्याय हो गई। कांग्रेस के यहाँ से जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं, जो इस देश की जनता का उन्होंने बंटाधार किया है, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जिस ढंग से बेरंग बेनूर बेजार बेकार और बर्बरता से जिस बंगाल को बर्बाद किया है, उससे बंगाल में भी और देश के कोने कोने में भी कमल का खिलना लाजिम है। कमल का करोड़ों खिलना में चंदा है, दिया। कमल ठीक। खिलेगा। वो जो चुनावी भाई साहब, बॉन्ड लिए बदतमीजी, पूरे आप देश बदतमीजी की में। पराकाष्ठा है। ठीक है, और सभी ये सर, कहा है, सर, पंजाब आपका प्रदेश closing में comment लूंगी, उनका सर, ये 30 पूरा सेकंड का ये जल्दी पूरा से। है। मैं ये आप पूरा ध्यान से भ्रष्टाचार सुनता हूं। किसी ने का नहीं closing करा। comment सभी चौका का। बहुत बदतमीज आदमी है क्या? अजय, आपको कहना पड़ेगा मुझे, मेरे स्वभाव के विपरीत है, आपका लेकिन मुझे 30 कहना सेकंड का पड़ेगा कि क्लोजिंग बहुत- कमेंट सर। बहुत बदतमीजी है ये। प्लीज समीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है आवाज। बोलिए सर, बोलिए। 30 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी सर। मैं प्रश्न सुन नहीं पाया आपका आवाज में। जी नहीं, मैंने कहा कि 30 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर, समय खत्म है जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो विपक्ष 150 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, वो विपक्ष प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है। दो चुनाव अगर आप देखेंगे 2014 और 2019, कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने की स्थिति नहीं मिली। विपक्ष इस बात की उम्मीद कर रहा है कि जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। देखिए, अगर विपक्ष मिलकर लड़ता है, एक साझा घोषणा पत्र लेके आते, एक साझा उम्मीदवार खड़ा करते, मिलकर चुनाव प्रचार अभियान चलाते, एक सुर में सबका सुर रहता, तो जनता को लगता है कि ठीक है, मोदी इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर ऑफ अलायंस इज इन डाउट, इट लुक्स लाइक। नीरज जी, अलायंस पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? 30 सेकंड का सर कमेंट, समय खत्म है सर। बिल्कुल अलायंस पर इस वक्त मजबूरी है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के द्वारा आवाज उठाई जाती रही है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, यह चीजें तमाचा हो गया है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में कि आखिरकार मोदी जी को प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए देश की जनता बनाए कि विपक्ष गाली दे रहा है, सिर्फ इसलिए जनता बनाए कि नहीं बेरोजगारी पे हमसे विपक्ष बात कर रहा है, मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जाए कि नहीं महंगाई पे बात हो रही है, मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया जाए कि हमसे मणिपुर के बारे में जवाब मांगा जा रहा है, संदेश खाली याद है, रमन्ना आपको याद नहीं है, बेरोजगारी याद नहीं है, ये सब क्या है भाई? नौटंकी है। ठीक है, हालांकि अपने 10 साल का कामकाज सबके सामने वो रख चुके हैं।